हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने बिहार पैरामेडिकल का 2018 का यानी 2018 का केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर्स में, यानी डीसी सीई पीएम में जो आपका केमिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया था 8 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है जहां आपको क्विजेस, पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट नोटिसेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो जाके टेलीग्राम चैनल को अभी ही ज्वाइन कर लो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करना। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों का। आप लोग जुड़ जाइए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम हैंडल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था 2018 में, वो पहला प्रश्न है विच पेयर विल हैव द लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी इन चारों दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा। तो आपको ये चीज बतलानी है, ठीक है। आपको ये चीज बतलानी है कि किसका सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा। ये क्या है, लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या हम इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अदर वर्ड्स में? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, यानी चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th थर्मो का चैप्टर का है ये, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। उसमें पूछा है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि लोएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। यहाँ पर आपसे माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द इंथैल्पी दैट अकर व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है, एंड बेस, एक समान, एक प्लस एक मिलके आपको अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक एसिड मिलके, एक इक्विवेलेंट प्लस बेस मिलके आपको सॉल्ट प्लस H2O बनाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें इंथैल्पी कितना लगेगा, इसमें इंथैल्पी रिलीज होगा, वो आपको न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज डिफाइन एज द एनर्जी रिलीज्ड, मतलब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को कि जो ऊष्मा रिलीज होती है फॉर्मेशन होने के लिए, द एनर्जी रिलीज्ड with the formation of 1 mole of water। एक मोल वाटर बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आइए देखते हैं अब इसको बिना भी जाने हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। और उसमें कितना एनर्जी निकलता है आपका, -57.1 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे पहला केस में HNO3 और NOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसे, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका वीक एसिड है और ये आपका वीक बेस है और ये आपका वीक एसिड है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, सबसे ज्यादा वीक, तो डी वाला ऑप्शन आपका, दोनों वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस।
तो इसके वजह से इन दोनों का मिलने की वजह से उतना एंथैल्पी रिलीज नहीं होगा, मतलब उतना एनर्जी ऊष्मा नहीं निकलेगी, क्योंकि ऊष्मा कब निकलती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों वीक है, वीक एसिड भी है यानी CH3COH और NH4OH दोनों वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसलिए आपका डी होगा। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं भी याद हो, बस आपको डिफिनेशन याद हो कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ कि आपका जो इंथैल्पी यानी हीट रिलीज होता है एसिड और बेस के मिलन से, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो रिलीज होता है जो निकलता है दोनों का एसिड बेस का कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए बनने के बाद, तो उसको सबसे कम यहाँ इसमें रहेगा, सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। तो AB में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों में बराबर ही रहेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो AB दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे, C वाला आपका मिडिल में और सबसे कम D वाला। तो आई होप आपको ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गई होगी। एक बार NCERT थर्मोडायनेमिक्स भी रेफर कीजिएगा, वहाँ पे और अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज कॉमनली यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स, यानी ऑटोमेटिक व्हीकल्स यानी कार्स बाइक्स, इस सब में कौन सा सामान्यतः स्वचालित वाहनों में शीतलता के रूप में प्रयोग होता है। तो आपको बताना है विच इज कॉमनली यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स। तो ये आपको 4 कंपाउंड्स दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका क्या नाम होगा, इथेनॉल। इसका क्या नाम होगा, ग्लिसरॉल। और इसका क्या नाम होगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सबसे इजी वे में आपको बता देता हूँ इसका रेफरेंस कहाँ से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से क्लास 12 पेज नंबर 55 चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से है ये। वहाँ बताया गया है कि आपको जो सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, सॉल्यूशन जो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वो हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एंटी फ्रीज इन इंजन्स, ठीक है, फॉर कूलिंग। तो ये पॉइंट सीधा वहाँ से लिखा हुआ है, आप लोग जाके रेफर कर सकते हो पेज नंबर 55 को। वहाँ यहाँ बता रखा है कि इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है एज ए एंटी फ्रीज इन द इंजन्स फॉर कूलिंग पर्पसेस, ठीक है, कूलिंग करने के लिए, इंजन्स को ठंडा रखने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल यानी ए, ठीक है, ए यूज होता है, ठीक। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच हैज मेजो स्ट्रक्चर। तो किसके एक मेजो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें एक मेजो स्ट्रक्चर संरचना होती है। तो आपका पहले है टार्टेरिक एसिड यानी टार्टारिक अल्म, लैक्टिक अल्म यानी लैक्टिक एसिड, प्रोपेनोइक अल्म यानी प्रोपेनोइक एसिड, और डी टर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है, टर्ट ब्यूटेनॉल। तो आपको बताना है मेजो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। मेजो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसी के बाद ना बता पाओगे कि मेजो मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड जिसका डी और एल दोनों बने, यानी एल और डी, यानी डी को हम लोग क्या बोलेंगे माइनस, और एल को क्या बोलेंगे प्लस, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी आपका जो बने उसको हम लोग बोलते हैं टार्टेरिक एसिड यानी रेसिमिक मिक्सचर, क्या, रेसिमिक मिक्सचर बनाए, उसको हम लोग मेजो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक टार्टेरिक एसिड ही ऐसा है इसमें कि जो मेजो स्ट्रक्चर बताता है, कैसे, क्योंकि उसमें एक कायरल होता है, एक कायरल कार्बन आइटम। एक कायरल कार्बन आइटम का मतलब जिसमें आपका स्टीरियो सेंटर में एक कायरल कार्बन आइटम हो, कैसे आपको स्ट्रक्चर से मैं बताता हूँ। तो टार्टेरिक एसिड का इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, HOH। और ये वाला क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछा गया,
ये वाला बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है। वहां पे आपको रेसिमिक मिक्सचर, एक कायरल कार्बन एटम, इनोंशोमर्स, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक बार इसको जरूर देखिएगा डेफिनेशंस। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। ये बायोमोलिक्यूल्स का सवाल है, तो बायोमोलिक्यूल्स मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। तो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी अभी क्लियर नहीं है आपको। जैसे ही थ्योरी क्लियर होगा ना, ये सब हलवा वाला क्वेश्चन है कि आराम से हो जाएगा। तो ये आपका एक एल है और आपका एक डी है, ठीक है, टार्टेरिक एसिड का। ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक तरफ ये है एक तरफ वो है, जब दोनों आपस में हो जाएगा तब इस तरह से इसका बनता है एक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों एक साइड रहेगा तो ये बन गया आपका रेसिमिक मिक्सचर, यानी मेजो टार्टेरिक एसिड। एक बार बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका डी, ये एल हो गया, ठीक है। डी आपका क्या होता है, प्लस डी वो माइनस, सॉरी उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डीवो और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, एक डी की तरफ जाता है एक एल की तरफ जाता है, इसलिए इसको डी और एल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये था आपका मेजो का। और एक और डी टार्टेरिक होता है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये तो हो गया मेजो, मेजो का मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया, ठीक है। अब एक डी टार्टेरिक भी होता है, डी टार्टेरिक पूछ देगा तो उसको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो डी टार्टेरिक का COOH और आपका HOH, HOH और COOH, ये आपका डी हो गया, डी टार्टेरिक। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। इसके लिए मैं थ्योरी अलग से बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स का पूरा ये जितना भी स्ट्रक्चर्स अगर नहीं समझ में आया हो कि डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्या होता है, एनोंशोमर्स क्या होता है, ए कायरल कार्बन एटम सेंटर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारा का मैं ले आऊँगा और उस पर एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, 4 एग्जाम्पल दे रखा है और उसके ऊपर प्रश्न है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का मैं आगे चल के एक सीरीज लाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर पे अलग से। तो वो वाला भी लेक्चर जब आएगा लाइव क्लास, उसमें मैं प्रत्येक पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस याद कर लीजिए कि टार्टेरिक में मेजो होता है, मेजो स्ट्रक्चर्स होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्बन एटम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलो, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ऑफ रियल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज मस्ट बी। वास्तविक विलयन बनाने के लिए कणों का आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना का रहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। तो वास्तविक विलयन बनाने के लिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रह सकता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। और यहाँ पे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए या मिनिमम के बराबर। तो आपका वो 1 nm होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 nm से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, वास्तविक विलयन बनाने के लिए रियल सॉल्यूशन। और आपका स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 nm रहना चाहिए, नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 10 का पावर 9 मीटर इंटू स्मॉलर देन 1000 इंटू 10 का पावर 9 मीटर्स, इतना रहना चाहिए पार्टिकल्स का साइज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बस आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आता है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस के ऊपर, तो वो भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 8 ppm SO2 का अर्थ होता है
8 ppm SO2 का अर्थ होता है कि 8 मिली SO2 में वायु के कितने मिली में विद्यमान होगा। तो यहाँ जस्ट सिंपल ppm के ऊपर सवाल है, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का क्या अर्थ होता है, तो मतलब 10 का पावर 6। मिलियंस का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख में 6 जीरोस रहते हैं, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका बी करेक्ट आंसर है फिफ्थ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के आपके लवण संभव है जब NaOH यानी ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है। यानी NaOH और ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल को मिलाएंगे तो कितने प्रकार के लवण बन सकते हैं, आपके सॉल्ट्स बन सकते हैं। अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन NaOH रिएक्ट्स विद ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। तो यहाँ पे देखना है कि NaOH प्लस ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, इसका क्या फॉर्मूला रहता है। तो इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। OH, ठीक है, फिर एक और OH, एक और OH, ये हो गया आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो कितने टाइप्स के बन सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका 3 टाइप का इससे बनेगा। तो पहला बनेगा NaH2PO4, दूसरा बनेगा आपका Na2HPO4, ठीक है, और तीसरा बनेगा आपका Na3PO4, ठीक है। तो आपका 3 टाइप का रिएक्शंस होगा, Na जुड़ेगा ना इसके साथ और रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, यहाँ से रिप्लेस होगा H, और जो आपका H निकलेगा वो OH के साथ जाके मिलके H2O बनाएगा, तो Na आ जाएगा। तो इस 3 टाइप का आपका बनेगा, NaH2PO4, Na2HPO4 और Na3PO4। इसलिए स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिए, जो स्ट्रक्चर्स बना लेगा वो आराम से कर लेगा। और ये आपका देखिए रहो पी ब्लॉक का सवाल है, ये पी ब्लॉक का आपका सवाल है, जो कि स्ट्रक्चर जो बना लेगा बस Na के साथ रिप्लेस कराते जाना, Na को यहाँ डालते जाना, और जो OH इसका बचेगा वो H मिलके H2O बना देगा। तो रिएक्शन ऐसे करके 3 जगह होगा, ठीक है। और डिटेल में इसका रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप के लिए टेलीग्राम मैंने बोल रखा है, ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स आता है ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिस्कशन ग्रुप में आप लोग हो जाइए ऐड, वहीं से ऑप्शन रहता, और वहाँ अपना प्रत्येक डाउट लिख लिख के या फोटो खींच के या पेपर लिख के आप भेजिए, क्योंकि मैं वहाँ आपका सारा डाउट्स एक साथ क्लियर करूँगा। तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी जाके अपना डाउट्स पूछ सकते हो, मैं प्रत्येक का आंसर दूंगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पूछते भी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सवाल है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया एक दे रखी है, पहली एक अभिक्रिया दे रखी है और एक दूसरी अभिक्रिया दे रखी है। तो रिएक्शन दे रखा है N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम साम्य पे है 2NH3 के साथ, और दूसरा अभिक्रिया आपकी दे रखी है हाफ N2 + 3/2H2 अभिक्रिया, यानी इक्विलिब्रियम साम्य के साथ है NH3 के साथ, ठीक है। पहला लिख देता हूं मैं। और ये प्रश्न इस टाइप के आके एग्जाम्स में फिर दिख सकते हैं इक्विलिब्रियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3, ठीक है, और दूसरा है आपका हाफ N2 + 3/2H2 इक्विलिब्रियम पे है आपका NH3 के साथ, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि K1 और K2 का रिलेशन इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है K2 और K1 का रिलेशन इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले K1, ये वाला क्या है, K1 है, और दूसरा वाला क्या है, K2 है। अब रिलेशन दोनों के बीच में हम लोग को देखना है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले K1 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहा हूँ K1, ठीक है। तो K1 में लिखने के लिए पहला इक्वेशन देखिए, यहाँ पे NH3 है, इसका चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में 2, क्योंकि 2 इसके आगे इसका दे रखा है, कोफिशिएंट दे रखा है। फिर नीचे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स लिखते हैं, तो रिएक्टेंट्स के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ नहीं लिखाएगा।
ये वाला चैप्टर भी मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और K2 लिखने के लिए क्या करना होगा, K2 के लिए NH3 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद N2 और H2। अब इसके ऊपर जो आगे लगा हुआ कोफिशिएंट यानी हाफ और 3/2, तो हाफ लिख दिए और यहाँ 3/2 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, इसको स्क्वायर कर देना है। K2 को स्क्वायरिंग K2 स्क्वायर चढ़ा देना है, पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दिए। क्या आ रहा है आंसर, K2 स्क्वायर इक्वल टू NH3 पर पावर 2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। N2 ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, 1/2 इंटू 2, फिर इधर भी H2 हाफ इंटू 2, तो 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सेम वही रिएक्शन आ गया, K2 स्क्वायर इक्वल टू आपका NH3 स्क्वायर N2 और H2। अब दोनों को मिलाइए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कर लिया। तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है ये 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों को मिलाइए तो आप देख रहे हैं कि आपका दोनों इक्वल है। सिर्फ चेंजेस क्या आ रहा है कि आपका K2 स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पूरा वैल्यू पुट हो जा रहा है इसमें, तो क्या होगा, K1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू है यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन के लिए भी। सॉल्व कीजिए वाला इक्वेशन को, तो K2 स्क्वायर 1 हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, K2 को इधर से इसका स्क्वायर इधर गया तो रूट हो जाएगा K1, तो K2 इक्वल टू रूट अंडर K1। तो आपका ऐसा ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए आपका करेक्ट है। एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा देते। स्टेप नंबर क्या है, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शंस लिख लिए आप लोग, ये वाला रिएक्शंस। फिर दूसरा स्टेप का रिएक्शन लिखिए। अब पहला स्टेप का आप लिख दीजिए इसका, और दूसरा स्टेप का भी लिख दीजिए। अब हम क्या करें कि वो पहला स्टेप से कॉमन हो जाए, तो स्क्वायर करने पे दोनों पे हमारा पहला के जैसा इक्वेशन आ गया, तो इधर स्क्वायर था और K1 का वैल्यू पुट कर दिए इसमें, तो आपका क्या आया, K2 रूट अंडर K1। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न था। इक्विलिब्रियम का अगर नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, इसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और कल का भी और आज का क्लास का दोनों का PDF एक ही साथ चला जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ अपने जो भी डाउट से पूछिए, वहाँ क्विजेज होंगे, जब टेस्ट जब फॉर्म निकल जाएगा तब उस दिन से क्विज स्टार्ट करूँगा मैं। सो वहाँ पे जुड़ जाइए, और आपने जितने भी डाउट्स है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग, बायो के रिगार्डिंग, तो आप सारा डाउट साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे जिस टाइप का भी क्वेश्चंस है आप वहाँ पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे लिंक दिया होगा बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इन अ गिवन रेट ऑफ द रिएक्शन इज द गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपका के ए और बी, इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय 4 टाइम्स देन द न्यू रेट विल बी। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक गैसियस अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है केमिकल रिएक्शंस, और वहां पे दर दे रखा आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ए बी, अगर अभिक्रिया पात्र का आयतन 4 गुना घटा दिया जाए, आयतन यानी वॉल्यूम घटा दिया जाए, वॉल्यूम रिड्यूस बाय 4 टाइम्स, तो आपको न्यू दर आपको बताना है। तो उसका दर क्या होगा, रेट क्या होगा, तो रेट आपको बताना है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस आपको थ्योरी आना चाहिए, आपको सारे न्यूमेरिकल्स होगा। और मैं आगे चल के जो जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं उन चैप्टर्स का भी स्पेशल क्लासेस लूँगा, बस वही चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसी पे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, तो सारा कुछ हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। सो आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, के ए और कॉन्सेंट्रेशन बी, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यह चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पी आर टी इक्वल टू एन वाई वी, और एन वाई वी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, एन वाई वी को क्या बोलते हैं, सी, क्योंकि एन
इधर चला जाएगा, P उधर चला जाएगा तो PV बाई RT और N बाई V हो जाएगा। तो N बाई V को हम लोग C भी बोलते हैं। और यहाँ से पता चला C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो पहला वाला के लिए तो इक्वेशन लिख दिए, पहला रिएक्शन जो है आपका दर, जो पहला इक्वेशन दे रखा है, सिंपली लिख दीजिए R इक्वल टू के ए बी का कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा के लिए R डैश, यानी जो दूसरा बोला गया है हमको कंडीशन की 4 गुना घटा दिया गया, तो 4 गुना घटाने का अर्थ है यानी वॉल्यूम 4 गुना रिड्यूस कर देंगे, यानी फोर्थ कर देंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यही कंडीशन है आपका, ये जस्ट 4 चला जाएगा ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 4C। तो यहाँ पे K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन में 4 गुना कर दीजिए, 4A, और वैसे ही B में भी 4B। तो आपका क्या आ रहा है, R डैश 16A और प्लस B। तो R डैश इक्वल टू, यहाँ K लिख दीजिएगा। तो आप देख रहे होगे कि A B और A B दोनों में K वाला कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ कॉमन है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो R डैश 16 और R, तो आपका R डैश डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 16, या इसको उल्टा लिख सकते हैं, R डिवाइड बाई R डैश इक्वल टू 16, 1/16। तो आपका क्या हो गया, न्यू रेट लॉ आपका 1/16 टाइम्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यानी 1/16 टाइम्स आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉरी 16 टाइम आपका बढ़ जाएगा, 16 टाइम आपका बढ़ जाएगा। यानी कैसे कि R डैश जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा R से। तो ये भी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का सेकंड थर्ड पॉइंट, लेकिन R डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ R, तो यहाँ 16 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एक कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं कि एक मान लीजिए ये पहला वॉल्यूम था, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करके यानी रिड्यूस करके बस इतना कर दिए, ठीक है, 1/4 कर दिए इसका, तो आपका वॉल्यूम इतना था, अब ये वॉल्यूम V/4 हो गया है। तो इतना में जितना कॉन्सेंट्रेशन था उस गैस का, अब तो सब इसमें आ गया। तो जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम नज़दीक हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ तो आपका जल्दी ही ना रिएक्शन पूरा होगा। तो 16 टाइम्स आपका रिएक्शन फास्टर हो जाएगा जब हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे। V था ओरिजिनल और ये V/4 उसका 1/4 हिस्सा, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, इस पे हम अलग से चैप्टर करवाएंगे। प्रत्येक न्यूमेरिकल वाला चैप्टर यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा, विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। और इसका जो नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल्स में कैसे लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग समझ में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन का हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। और ये चैप्टर ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको कराया जाएगा ये चैप्टर अच्छे से आगे चल के, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से आपको मे भी दिक्कत हो, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने अभी कराए नहीं है। तो ये चैप्टर्स मैं न्यूमेरिकल्स वाले कराऊंगा और सभी चीज़ करवाऊंगा एग्जाम से पहले आप तक। तो चैनल पे जुड़े रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और कमेंट्स देख के आप लोग का अच्छा लगता है, सो कमेंट्स कीप कमेंटिंग एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इस साल ये दूसरा प्रश्न था 2019 में। सो विच वन विल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन एडिंग एसिड। कौन एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर पश्चात अल्म डालने पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा, तो आपका CH3 MgBr, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। और आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग इसको बोलते हैं CH3, ठीक है, CHOH और CH3, यानी दो आइसो है और 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल, और OH जगह हुआ है तो अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोल रहे हैं, आइसो मतलब 2 लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये आपका रिएजेंट है यानी यूज किए हैं हम लोग कैटलिस्ट। सो आपको क्या चारों में से कौन सा हम लोग रिएक्टेंट यूज करेंगे
कि हम लोग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बने। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए आइसोटोन तो होगा नहीं, CHCHO होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। और हमको क्या चाहिए, यहाँ से तो एक मिल रहा है हमको MgBr CH3 MgBr, लेकिन हमको डबल कार्बन होना चाहिए। तो आपका फॉर्मल्डिहाइड तो होगा नहीं क्योंकि HCHO कीटोन भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ द दिस तो होगा नहीं। तो एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CO, यानी 2 कार्बन है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा ये देखते हैं। तो हम लोग इसमें डाल दिए, प्लस कर दिए कैटलिस्ट CH3 MgBr यानी गिग्रान रिएजेंट, एसिड डाल दिए, कोई भी एसिड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नीचे स्टेप में देख रहे हैं, ये आपका CH3 CHO MgBr इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और ये इस तरह से बनाया। ये था फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में वही वाटर डालें H2O, तो आपका क्या बनाया, सेकंड नीचे लिख रहा हूँ, तो आपका क्या बनाया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो CH3 CHOH प्लस MgOHBr। तो ये आपका जो बना यहाँ पे नीचे वाला जस्ट सिंपल है, इसी के जैसा है, तो ये हो गया आपका। तो आपका एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी बी। तो बी आपका ये था, स्टेप में मैंने लिख दिया। और इसका रिएक्शंस का अच्छे से लिस्ट पाने के लिए टेलीग्राम पे चले जाइएगा। हो सकता है आपको यहाँ ठीक ना दिखे, तो मैं पेज में अच्छे से लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पिक्चर, तो आप वहाँ से भी अच्छे से रिएक्शंस लिख सकते हो, ठीक है। और डिटेल में लिख दूंगा कि उसका थ्योरी क्या है वो। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाएगा, क्लास के बाद आपको वहाँ पे इसका डिटेल में दोनों का रिएक्शंस मिल जाएगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर चीज़ें मैं स्क्रीन पे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। वहाँ डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हमारे PPA ट्यूटोरियल। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लाइव क्लासेस और VVI क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड के लिए, कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर द वॉच।